राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, विचारों में बदलाव से किसी भी बदलाव की होती है शुरुआत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। चुनावी मैदान का परिदृश्य होगा साफ। सभी दल सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे। सावन की सोमवारी और नागपंचमी पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। बाबा मंदिर और बासुकीनाथ समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। और राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी इलाकों में जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। येलो अलर्ट भी जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस दौरान अस्मिता प्रेरक कहानियां सीजन 2 के लिए अस्मिता आइकॉन सम्मान से नवाजा गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि विचारों में बदलाव से किसी भी बदलाव की शुरुआत होती है। जानकर संतोष हुआ है कि वीर नारी बहनें इस कल्याण के लिए आह्वान नामक योजना चलाई जा रही। इसके लिए मैं आवा की विशेष सराहना करती हूँ। जिन बहनों को आज अस्मिता आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है, उनकी मैं विशेष सराहना करती हूँ। आज जो 2 बहनों की दर्द तो हम कहना शायद ठीक नहीं होगा, हिम्मत वाली कहानी मैंने सुनी, हम सब सुने। सचमुच ये नारियों की भगवान ने कितने शक्ति दिए हैं, इसीलिए नारी शक्ति, महिला शक्ति कहा जाता है। कुछ देर पहले हमारी 2 बहनों ने जैसे हम लोगों को सुनाए हैं, शरीर में जैसे बिजली सी खिल जाती थी। कितने हिम्मत वाली है ये महिलाएं। भगवान ने, इसीलिए भगवान चाहते तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे, एक अकेला दुनिया को चला सकते थे, लेकिन महिलाओं को क्यों ये दुनिया को लाए। मुझे लगता है उनसे भी भगवान खुद प्रेरणा लेते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की 4 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामापोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में मंगलवार से शुरू होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्रिक्स प्रमुख उभरती विश्व अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स और आमंत्रित देशों के साथी विश्व नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जोहान्सबर्ग दौरा 2 वजह से अहम होगा। पहला, उनकी इंटरवेंशन लीडर समिट पर वो क्या भूमिका देखते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि भारत की ये एक की प्रायोरिटी है ग्लोबल साउथ भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान। और दूसरा, उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगर वो मुलाकात होती है, क्योंकि 19वें मिलिट्री कमांडर्स मीट पर भी दोनों भारत और चीन अपने ईस्टर्न लद्दाख में चल रहे बॉर्डर विवाद को सुलझा नहीं पाए थे। तो दुनिया की खास नजर होगी कि क्या राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में
कुछ गर्माहट ला पाएगी कि नहीं? ब्रिक्स 2023 संस्करण में प्रमुख प्राथमिकता वाले जिन मुद्दों पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया जाएगा, उनमें जलवायु परिवर्तन पहल के प्रति साझेदारी विकसित करना, भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव, अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र के माध्यम से अवसरों को खोलना, महामारी के बाद सुधार को बेहतर करना और सतत विकास पर 2030 एजेंडा, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी के साथ बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना शामिल है। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स नेता एक मंच पर बैठेंगे। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। ब्रिक्स समूह का विश्व जनसंख्या में 40% से अधिक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 26% योगदान है। जोहान्सबर्ग से अमृतपाल सिंह और शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनावी मैदान का परिदृश्य साफ हो जाएगा। उपचुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। सभी दल सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। उपचुनाव के सिलसिले में आगामी 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 8 सितंबर को मतगणना कराई जाएगी। एनडीए गठबंधन की ओर से आसू पार्टी की यशोदा देवी उम्मीदवार हैं, जबकि मंत्री बेबी देवी इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो की प्रत्याशी हैं। इधर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-3 का बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना निर्धारित है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 से इन ऐतिहासिक क्षणों का उसका वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तथा डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। बुधवार 23 अगस्त की शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना तय है। इसरो ने कहा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अब खुद ही जो आगे की यात्रा है वो कर रहा है और ये चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, के परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया और इसके साथ ही अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। यदि चंद्रयान निर्धारित समय के अनुसार सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाता है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर सफल अभियान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा के साथ ही कारीगर समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कारीगर अब बेसब्री से 17 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री इस योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत करेंगे, जिसका लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा। मूर्ति कला की विरासत को आगे बढ़ा रहे रांची के मूर्तिकार राजेश कुमार प्रजापति प्रधानमंत्री के उस घोषणा से काफी उत्सुक है, जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करने की बात कही गई है। अपने अनुभव के आधार पर वे कहते हैं कि पहली बार देश की सरकार ने कारीगर समाज के बारे में सोचा है। उन्हें उम्मीद है कि विश्वकर्मा योजना के प्रावधानों का लाभ देश के बड़े तबके को मिलेगा। पहला काम ऐसा है कि विश्वकर्मा योजना का ये काम प्रधानमंत्री ने शुरुआत किए हैं और ये 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के दिन ही ये कार्य उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर कार्य समाज में एक उम्मीद की किरण जगी है। कारीगरों का कहना है कि सरकार की इस पहल से उनके पारंपरिक कौशल में और अधिक निखार आएगा। इससे हम लोगों को काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि
आगे जाके इससे हम लोग काफ़ी लाभ मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी कारगर सिद्ध होने जा रहा है। 2 किस्तों में 2 लाख रुपए तक की ऋण सहायता मिलने से कारीगरों के काम में गति आएगी और उन्हें अब पैसों के लिए दूसरों पर मोहताज नहीं होना होगा। पूंजी के अभाव में जो काम करने नहीं सकते थे, उससे हम लोग को लाभ मिलेगा, तो हम लोग वो पूंजी के चलते काम आगे बढ़ाएंगे और जो काम रुक जाता था तो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा और इससे हम लोग का भी काम बढ़ेगा तो आगे हम लोग का पहचान और बढ़ेगा। को बहुत खुशी है और प्रधानमंत्री जी सिर्फ हर किसी के बारे में सोचते हैं। माना जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समृद्धि परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा और देश का एक बड़ा तबका आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया 2.0 पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। इसके तहत देश में 5.25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स के नए स्किलिंग पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल क्षमताओं को और बेहतर बनाने की भी तैयारी है। इसके अलावा 2.65 लाख नए लोगों को आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है। देश की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता का विस्तार करने की योजना है। डिजी लॉकर की सुविधा एमएसएमई सेक्टर को पहुंचाने की कवायद की जा रही है। साइबर सुरक्षा के ISEA प्रोग्राम के जरिए 2.65 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 12 करोड़ छात्रों को साइबर सिक्योरिटी के लिए तैयार किया जाएगा। नेशनल नॉलेज नेटवर्क का विस्तार होगा। डिजिटल इंडिया इन्फोवेज बनेगा। साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ 200 प्रतिष्ठानों को जोड़ने की तैयारी है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स को सहारा देने की तैयारी के अलावा 1200 नए स्टार्टअप्स को फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस वर्ष जून में कुल 17,89,000 नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार महीने दर महीने वेतन भुगतान के आंकड़ों की तुलना नामांकित होने वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है। नामांकित होने वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है। मई 2023 में कुल 9.71% सदस्य जोड़े गए। अगस्त 2022 तक पिछले 11 महीनों में भेजी गई धनराशि सदस्यों की सबसे अधिक संख्या को दर्शाती है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 3,491 प्रतिष्ठानों में इस महीने के दौरान अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भेजकर अपने कर्मचारियों को EPFO का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ाया है। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। इसके बाद 24 और 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश समूह की मंत्री स्तरीय बैठक भी होगी। बैठकें आज और कल जयपुर में आयोजित होंगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने और इसके साथ साथ भारतीय अध्यक्षता द्वारा प्रस्तुत कार्रवाई उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित होगा। इससे पहले 3 TIWG बैठकें मुंबई, बेंगलुरु और केवड़िया में आयोजित हुई थी। जमशेदपुर में झारखंड क्रांति सेवा और जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा नशा उन्मूलन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ पदयात्रा तथा तिरंगा यात्रा निकालकर जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पद यात्रा कर विभिन्न स्थान का भ्रमण किया और लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया। इस दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को नशे की लत से दूर रखना है और इसके लिए हर किसी को आगे आने की जरूरत है।
होकर, एक संगठित होकर, एक मजबूत ताकत होकर संजीव आचार्य जी के साथ कदम से कदम मिलाकर एकजुट होकर इस अभियान को लगातार चलाते रहे और इसका बहिष्कार करते रहे। घर घर से महिलाओं को, गांव-गांव से महिलाओं को निकालकर अपने घर से ही इसके खिलाफ अभियान चलाए जा रहा है। हम इतना चाहेंगे नशा को जितना जल्दी से जल्दी टोटल जमशेदपुर में नशा को हटाया जाए, क्योंकि ये नशा का वजह से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज से जा रही है, उनको छेड़छाड़ हो रहा है, बहुत बहन बेटी के साथ गलत हो रही है। इसलिए नशा को जितना जल्दी आप लोग खत्म करिएगा उतना जल्दी हम लोग नशा मुक्त। जमशेदपुर में डायन कुप्रथा के उन्मूलन और नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंसत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था से जुड़े लोग सामाजिक बदलाव की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी पहल के लिए इन दोनों कुप्रथाओं पर रोक लग सकती है। इसके अलावा देश के परगना, मांझी, नायके, पौराणिक बाबा, मानकी मुंडा, डोकलो, सोहोर सामाजिक बदलाव की रीढ़ हैं। समाज में व्याप्त डायन कुप्रथा एवं नशा सेवन की समस्या उनके नेतृत्व में समाप्त की जा सकती है। लोगों को, हमारे समाज को कितनी समस्याएं उत्पन्न कर रही है और ये नशा पान की वजह से हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो और नीचे होती जा रही है। इन सबको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसी को देखते हुए हम लोगों ने जिला प्रशासन में, राज्य सरकार के मार्गदर्शन में इसको हम लोगों ने आयोजन किया। इस दौरान डायन कुप्रथा उन्मूलन की ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री चुटनी महतो भी मौजूद थी। उन्होंने इसको लेकर किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। इधर जमशेदपुर में आनंद मार्ग और इसकी अनुषंगी इकाइयों की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से रक्तदान की अपील के बाद शिविर में करीब 40 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और पौधा देकर सम्मानित किया गया। एबी पॉजिटिव ग्रुप के लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। क्योंकि ए पॉजिटिव और एबी पॉजिटिव ब्लड की हमेशा क्राइसिस रहता है यहाँ जमशेदपुर ब्लड बैंक में, तो इसलिए आज हम लोग इस दो ग्रुप का ही, विशेष ग्रुप का ही आज डोनेशन का आज यहाँ आयोजन किया गया था। आज नागपंचमी और सावन का 7वां सोमवार है। नागपंचमी पर उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे खोले गए। इसके बाद भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई। पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से गादीपति महंत विनीत गिरी महाराज ने प्रथम पूजा की। आज दिन भर विधि विधान के अनुसार मंदिर में पूजा होगी। शाम को भगवान महाकाल की संध्या आरती के बाद मंदिर समिति की ओर से महाकाल मंदिर के पुजारी भगवान नाग चंद्रेश्वर का पूजन करेंगे। पट खुलने और पूजा के बाद आम दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज रात 12 बजे तक चलेगा। और अब आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर की, जहां पूजा अर्चना की जा रही है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन की 7वीं सोमवारी और नागपंचमी को लेकर देवघर स्थित बाबा मंदिर और दुमका स्थित वासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा मंदिर में अहले सुबह सरकारी पूजा के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोला गया और भक्तों के आंतरिक अर्घा और बाह्य अर्घा के जरिए भोलेनाथ के दर्शन और सुलभ जलार्पण कराया गया। बेहतर सुविधा और सुरक्षा के लिए उपायुक्त विशाल सागर कंट्रोल रूम से सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे, जबकि बाबा मंदिर और रूट लाइन पर डीआईजी सुदर्शन मंडल और एसपी देवघर अजय पीटर डुंगडुंग मोर्चा संभाले हुए हैं। क्योंकि हमारे पास में संख्या आई है और कांवरिया पथ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका जो हम लोग गणना कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये दावे से बोल सकते हैं कि अभी तक
इस राजकीय श्रावणी मेला में जो सोमवार निकले हैं उसमें आज के सोमवार में सबसे अधिक भीड़ आने की आशंका है। कोशिश है कि सभी श्रद्धालु जो लाखों की संख्या में यहाँ पर जलार्पण के लिए आ रहे हैं सभी को सुगमता से जलार्पण कराएं। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर शिवालय में जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस मौके पर श्री दास ने कहा कि सूर्यधाम मंदिर पहुंचने पर भक्ति और उमंग का जो भाव देखने को मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि आध्यात्मिक ताकत के कारण कोविड का सामना सभी लोगों ने किया। तो भगवान शिव सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, भगवान सभी पर आशीर्वाद पहुंचाए, क्योंकि इस जलाभिषेक यात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ आई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सब पर भगवान शिव आशीर्वाद बरसाए, सबों की मनोकामना पूर्ण हो। प्रति भोले शंकर के प्रति जो जमशेदपुर के लोगों की आस्था है और कहीं न कहीं यही आध्यात्मिक ताकत आज हमारे देश को ये ताकत देती है। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा मैदान में हर हर महादेव सेवा संघ की ओर से 28 अगस्त को भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। संघ के मुख्य संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले ने बताया कि भजन संध्या में लोक गायिका कल्पना पटवारी अपने भजनों से श्रोताओं को झुमाएंगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर समाज सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को संघ रत्न सेवा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और हम आपस में मिलजुल करके रहें। जमशेदपुर, झारखंड और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के भावना के साथ हम उन्हें स्तुतिदान करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं कि महादेव जी की कृपा हम सबके ऊपर में। छोटा सा शहर है, प्यारा शहर है, हम मिलजुल करके रहे। पिछले कई वर्षों से पर्वतारोही की भूमिका से जुड़े कर्नल रणवीर जामवाल एक विशेष मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। वे देश के सभी राज्यों की चोटियों पर तिरंगा फहराने के अभियान के साथ चल रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने 16 राज्यों के शीर्ष चोटियों पर पहुंचकर तिरंगा लहराया है। अब उनका अगला पड़ाव झारखंड है। कर्नल रणवीर एक विशेष मुहिम में लगे हुए हैं और वो पूरी जो हम कह सकते हैं पूरे देश भर के जो जितने भी राज्य हैं उनकी जो पीक चोटी है वहां पर तिरंगा फहराने की मुहिम में लगे हुए हैं और वो 16 राज्यों में पता कर भी चुके हैं किस तरीके से रणवीर जो इनका माउंटेन पर चढ़ने का अभियान है वो आगे बढ़ रहा है और ये तिरंगा अभियान किस तरीके से है और क्या कुछ इसके पीछे इनकी सोच है, आइए जानते हैं कर्नल रणवीर से। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को भी छुआ। ये एक दिल के बहुत करीब ये मिशन है। अगर मैं आपको बोलूँ, मिशन हर शिखर तिरंगा, जब ये हमने कंसीव किया था, जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि 3 बार एवरेस्ट कर चुका हूँ, 7 महाद्वीपों की हाईएस्ट चोटी कर चुका हूँ, पिछले 20 सालों से इसमें माउंटेनियरिंग एज ए पैशन लिया हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि हमारे देश के अंदर अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हम एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल की बात करते हैं, हम बड़े बड़े फ्लैग्स भी लगाते हैं, लेकिन हम ऑन ग्राउंड उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती नहीं। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये पिछले साल हर घर तिरंगा, तिरंगे से चीज़ें बहुत जुड़ी हुई चीज़ें चल रही थी, क्यों ना हम भी कोई ऐसी मुहिम करें एज ए माउंटेनियर जो हम भी इस देश को वापस कुछ दे सकें। तो तब इसकी शुरुआत हुई मिशन हर शिखर तिरंगा की। पहले तो ये डर था कि क्या हम कर पाएंगे इस चीज़ को, बिकॉज 28 के 28 राज्यों पे चढ़ना आसान नहीं है। कईयों के तो ऐसे थे हमें ये भी पता नहीं था कि उनका हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा। उसकी शुरुआत जब हुई, हमें टेस्ट फेज हमने किया अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट। पहले हमने अरुणाचल प्रदेश, जिसमें हमारा इंडिविजुअल ये इंस्टीट्यूट निमास स्थित है, वहाँ पे हमने पहले चोटी करी जो बहुत मुश्किल थी। उसके बाद 6 जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहाँ से भी हमने क्लाइंब किया, असम, फिर हम नागालैंड गए, नागालैंड से मणिपुर, मणिपुर से मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय आए। ऐसे करके हमने क्लाइंब किया और फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, हम ये चीज़ कर लेंगे। फिर उसको प्लान बनाने में हमें तकरीबन 2-3 महीने लगे। उस डॉट्स को जोड़ने में कई जगह पे अभी भी सिर्फ रेंज का नाम है, हाईएस्ट पॉइंट का नाम ही नहीं। उन डॉट्स को जोड़ने में टाइम लगा। जब परमिशन हमें मिली, फिर हमने इस साल मई महीने में फेज 2 हमने दोबारा शुरू किया और मई महीने से हम लोग अभी तक
इस मिशन को लेकर चले हुए हैं। 16 राज्यों पे हम उनकी हाईएस्ट चोटी पे हम तिरंगा फहरा चुके हैं और आपके राज्य में हम बहुत जल्द अगले 2 हफ्तों में आने वाले हैं। तो किस तरीके से आप सेना में ग्लैडरी अवार्ड जैसे सम्मान भी पा चुके हैं और ये जो माउंटेन पर आपका जो अभियान है इसके पीछे क्या सोच रही है और किस तरीके से जो देश में क्या एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है और जो न्यू जनरेशन है उसको इस फील्ड में आगे आना चाहिए? जी बिल्कुल, इस बारे में अभी एक मोहतरमा पूछ रही थी, उनसे मैंने यही बोला कि मैं चाहता हूँ कि हर यूथ इस कंट्री का एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल के अंदर उस चीज़ को पहचाने और एडवेंचर का कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि हर एक को मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एडवेंचर कोर्स करते हैं, जब अपने आप को आप जानते हैं, अगर मैं सिर्फ एक माउंटेनरिंग की चलो बात कर लेता हूँ, आप इकोलॉजी के प्रति आप थोड़े सतर्क हो जाते हैं, अगर आप थोड़े से अवेयर हो जाते हैं कि मुझे एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं फेंकना है, मुझे ये गार्बेज जंगल में नहीं फेंकना है, मुझे ये उठा के अपने साथ लेके चलना है, मुझे प्लास्टिक या बोतल या कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करनी है जिसके कारण यहाँ के इकोलॉजी को खतरा हो। आप अपना सामान खुद पैक करना जानते हैं, आप टेंट में रहते हैं, आपको ये एहसास होता है कि मैं 2 कपड़ों में 1 महीना आराम से जी सकता हूँ। अदरवाइज आप घर में होंगे, आपको एहसास होगा मेरे पास तो कपड़े नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एक बच्चा जो आज की तारीख में मोबाइल में और एक इंडोर के अंदर ग्रस्त हो चुका है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज का पता ही नहीं है। ये चीजें उन माँ बाप से मेरी दरख्वास्त जरूर है, इनको अपने बच्चों को जरूर बाहर भेजिए और उनको ये चीजें जरूर कराइए। तो हम कर्नल रणवीर से बात कर रहे थे, उन्होंने किस तरीके से बताया कि पर्वतारोही या माउंटेन का जो अभियान है वो सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि ये हमारे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसके बचाने की भी मुहिम है। और किस तरीके से जो हमारा यूथ जनरेशन है वो मोबाइलों में खो गया है, घरों में कैद हो गया है, वो अगर एडवेंचरस टूरिज्म का मजा ले सकता है और इन जगहों पर पहुंचता है तो उसका एक अलग मजा है। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 27 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, विचारों में बदलाव से किसी भी बदलाव की होती है शुरुआत। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। चुनावी मैदान का परिदृश्य होगा साफ। सभी दल सियासी समीकरण को अपने पक्ष में करने में जुटे। सावन की सोमवारी और नागपंचमी पर शिवालयों में उमड़ी भीड़। बाबा मंदिर और बासुकीनाथ समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार। और राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी इलाकों में जताया भारी बारिश का पूर्वानुमान। येलो अलर्ट भी जारी।